अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज के जो हमारा सेशन है इंशाअल्लाह उसमें हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे अपने पिछले सेशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, डिस्कशन स्टार्ट की थी, वो ट्रैप्स ऑफ शैतान के हवाले से डिस्कस की थी जो इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किए हैं। और मैंने जैसे आपको जिक्र किया था कि उन्होंने बहुत से ट्रैप्स का जिक्र किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ चंद ट्रैप्स का चुनाव किया है या उनको सेलेक्ट करके आपके सामने रखा था, और उसमें से भी वो वाली चीज़ें जो हमसे ख़ास तौर पर रेलेवेंट है डायरेक्टली। तो पहली चीज़ की जो हमने बात की थी वो चेंज ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ की थी। तो चेंज ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर हमने बात की थी कि शैतान का एक धोखा ये है कि गुनाह वाली चीज़ें हैं उनके नाम बदल दिए जाएं और अच्छे नाम रख दिए जाएं, और उसका एक फ़ायदा ये है कि सो दैट वी डोंट फील बैड अबाउट इट, राइट। कि जब इंसान कोई बुरा काम कर रहा है तो उसके लिए जब अच्छा टर्म, अच्छा वर्ड यूज़ होगा तो नेचुरली जो हमारी एक उसके बारे में एक रिपल्जन की फीलिंग है वो कम हो जाएगी और हम उस चीज़ को बुरा नहीं समझेंगे। और इसकी बहुत सी मिसालें आपके सामने दी थी, फिर मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी इस हवाले से जो हमने देखी थी कि किस तरीके से मॉडर्न डे के अंदर मुख्तलिफ जो हैं टर्मिनोलॉजीज़ को चेंज किया गया और उनको रिप्लेस कर दिया गया ऐसी टर्मिनोलॉजी से जो इतनी बुरी नहीं है, या फिर आप समझ लें कि दे साउंड गुड, रियली गुड। जी, रिपल्जन कि एक बंदा उसके बारे में बुरा फील करे ना, ठीक है। चले जी, दूसरी चीज़ फिर हमने बात की थी इसमें, वो ये की थी कि मिक्सिंग ट्रुथ विद द फॉल्सहुड, ठीक है। इस हवाले से भी हमने बात की थी कि दूसरा जो बड़ा ट्रैप है शैतान का वो ये है कि फॉल्सहुड को और इसी तरीके से ट्रुथ को, यानी सच्चाई और बातिल, सच को और बातिल को आपस में मिक्स कर दिया जाए और एक पैकेज के तौर पे प्रेजेंट किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर है मुसलमान कभी भी जनरली बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होता ईवल से डायरेक्टली, यानी शैतान भी अगर किसी को गुमराह करता है तो उसको इनडायरेक्टली गुमराह करता है। इसकी आमतौर पे मैं मिसाल देता होता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे शैतान ने अगर किसी को स्मोकिंग पे लगाना है या ड्रग्स पे लगाना है ना, तो वो कभी भी डायरेक्टली आके किसी मुसलमान को ये ऑफर नहीं करेगा यार ये ड्रग्स करना शुरू कर दो, ठीक है ना। वो नेचुरली क्या करेगा, वो इनडायरेक्टली ऐसे लोगों के साथ उसको उठने बैठने पे लगा देगा जो लोग एक्चुअली ड्रग्स करते हैं, ठीक है ना। तो आमतौर पर देखा आप लोगों ने, जो लोग स्मोकर्स होते हैं, स्मोकिंग कोई बहुत मज़े की चीज़ नहीं है, तो वो लोग जो स्मोकिंग का शिकार होते हैं, जो विक्टिम बनते हैं स्मोकिंग का, वो जनरली पीयर प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है ना। आपके दोस्त होते हैं जो स्मोकर्स होते हैं, आप उनके सामने बैठना शुरू करते हो, आप एक दो दफ़ा करते हो और फिर सिर्फ जस्ट टू ब्लेंड इन, ठीक है ना, उसके लिए फिर आप शुरू कर देते हो ना, टाइम कम्स के फिर आप बाकायदा एडिक्ट हो जाते हो उस चीज़ के। और इस तरीके से ड्रग्स की भी यही बात है। तो शैतान हमेशा जो है वो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करता है, डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करता, क्योंकि नेचुरली एक मुसलमान को पता है कि ये चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है और उसका दीन उसको इस चीज़ों से रोकता है। तो हक़ और बातिल को मिक्स कर देना ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से मैंने आपको इसके हवाले से भी एक मिसाल दी थी कि किस तरीके से शैतान जो है कुछ चीज़ों को छुपाता है, और इसके हवाले से मैंने आपको औरत मार्च के हवाले से एक वीडियो भी दिखाई थी। यानी ये है ना कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुसलमान जो है वो नेचुरली किसी बुरे काम को अच्छा नहीं समझता, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता बज़ाहिर। मिसाल के तो जैसे मैंने आपको स्मोकिंग की मिसाल दी ना, कि अब कोई स्मोकिंग जो है अगर किसी मुसलमान को आके शैतान ऐसे ऑफर करे कि जी स्मोकिंग करना शुरू कर दो, कभी नहीं करेगा इस तरह, या फिर ड्रग्स करना शुरू कर दो, क्योंकि नेचुरली आप उसको, यही मैं कह रहा हूँ ना, तो नेचुरली आप उसको बुरा फील करोगे ना, आप उसके बारे में एक बुरी फीलिंग है ना आपकी, कोई अच्छी फीलिंग तो नहीं है ना ये। यानी बर्गर खाना है आपने, बर्गर और स्मोकिंग, तो एक मुसलमान को आप बर्गर ऑफ़र करेंगे तो खा लेगा, लेकिन अगर आप उसको स्मोकिंग ऑफ़र करेंगे या स्मोक करने के लिए तो वो नहीं करेगा, क्योंकि एक बुरी फीलिंग, क्योंकि एक गुनाह का काम है ना। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ऐसे दोस्तों के साथ उनको लगा लोगे तो फिर क्या होगा जी सर। अच्छा जी, इसके साथ मैंने आपको एक मिसाल दी थी इसके हवाले से, वो है रॉबिन स्टीवनसन की एक बड़ा मशहूर बुक है, ये किताब है, नॉवेल है, जिसके अंदर ख़ास तौर पे उसने ये बात की थी। ये शी इज़ ए फेमिनिस्ट, अल्ट्रा रेडिकल फेमिनिस्ट है ये खातून, और इसने 1960s के अंदर ख़ास तौर पे अबॉर्शन राइट्स के हवाले से ये टर्म कॉइन की थी कि माई बॉडी माई चॉइस, ठीक है ना। और इसके वास्ते मैंने आपको बताया था कि हम लोग आमतौर पर इसको टू सर्टेन एक्सटेंट एक इतने नेगेटिव वर्ड कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज़ करते, ख़ासतौर पर हमारे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी जो औरत मार्च के अंदर जब हम जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे दे डू नॉट यूज़ दीज स्लोगन्स, और जो भी वर्ड्स वो यूज़ करते हैं तो वो उस तरीके से डायरेक्टली उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज़ करते, क्योंकि उनको पता नहीं है, या फिर उनको पता है तो वो दूसरों को नहीं बताते। तो मेजॉरिटी लोगों को अगर ये पता चले, इमेजिन करें कि लोगों को ये पता चल जाए कि माई बॉडी माई चॉइस, ये बेसिकली अबॉर्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये जुमला यूज़ किया जाता है, सेंटेंस यूज़ किया जाता है या स्लोगन यूज़ किया जाता है, तो नेचुरली वो थोड़ा सा इसके बारे में क्या करेंगे, डरेंगे,
ठीक है ना, वो हसास होंगे, वो इसको नहीं यानी ओपनली उस तरीके से नहीं कह सकते। लेकिन ऑब्वियसली माई बॉडी माई चॉइस अगेंस्ट द वुमेन हरासमेंट, तो उस माने में तो बहुत अच्छा ही हो रही है भाई, क्या मसला है इसमें, बिल्कुल। और उसको किसी न किसी तरीके से उन्होंने मिक्स कर दिया एक अच्छी चीज़ के साथ। ठीक है ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज ये जो तीसरा ट्रैप है शैतान का, उसके हवाले से इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने जिक्र किया, वो ये था कि रेवलेशन इज़ नॉट इनफ। ठीक है ना, रेवलेशन इज़ नॉट इनफ, which means that there are other ways as well to acquire the truth, such as science, logic, philosophy and esoteric knowledge. तो बेसिकली इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एसोटेरिक नॉलेज के हवाले से बात किया और इस तरीके से फिलॉसफी और लॉजिक की तरफ इशारा किया, नॉट स्पेसिफिकली उनकी तरफ बात किया, लेकिन एसोटेरिक नॉलेज के हवाले से बात की। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा आपके सामने इलाबोरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं, और ख़ास तौर पे जनरली नॉन मुस्लिम्स का ये दावा है कि सच्चाई को पहुँचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी हैं। हमारा क्लेम ये है मुसलमानों का कि सच्चाई या हक़ को पहचानने के लिए वाहिद रास्ता, एक ही रास्ता, और वो कौन सा है? वही का रास्ता, रेवलेशन का रास्ता। वही के अलावा आप अल्लाह को पहचान नहीं सकते। आप हाँ उसकी नेसेसरी एग्जिस्टेंस को तो एक्नॉलेज कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप अल्लाह का तारुफ आपको हासिल हो या हक़ की इंटायरिटी के बारे में आपको पता चल जाए, या ट्रुथहुड के ओवरऑल आप सही मानों में कॉन्टेक्चुअल यानी कंसेप्चुअलाइज कर सको। हमारा ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब कैसे जी, आइए हम साइंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कुछ क्यों, वाई डू आई से कि ये चीज़ें इनफ नहीं हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल्स इस चीज़ के हवाले से देना चाहता हूँ। साइंस क्या है, साइंस की प्रॉब्लम क्या है? साइंस को इसलिए डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ जनरली साइंस के बारे में ये नजरिया या तसव्वुर पाया जाता है कि साइंस इज द अल्टीमेट ट्रूथ और द मेथड बाय विच वी कैन एक्वायर द अल्टीमेट ट्रूथ और वी कैन रीच द अल्टीमेट ट्रूथ। साइंस वो चीज़ है, वो जरिया है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, सच्चाई को अल्टीमेटली हम रीच आउट कर सकते हैं। इसके लिए एक ये कोड देखिएगा, ये क्या है? द यूनिवर्स इज, ये फिलॉसफी खैर से अब मसला ये कि फिलॉसफी के अंदर ये चीज़ वैसे ठीक नहीं है, फिलॉसफी इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती, एडमिट नहीं करती जो मैं अभी बात कर रहा हूँ साइंस को उस तरह। लेकिन फिलॉसफी पर भी बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो आजकल के मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, सो कॉल्ड फिलोसफर, जो एथियस्टिक फिलोसफर्स हैं, वो खास तौर पे साइंटिज्म और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं पॉजिटिविज्म से। ये भी क्या चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, मैं आपको कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो बताऊँगा। लेकिन जनरली वो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होने की वजह से, अब उनकी स्टेटमेंट देखें वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं द यूनिवर्स इज सेल्फ सफिशिएंट without supernatural cause or control, and that in all probability the interpretation of the world given by sciences is the only satisfactory explanation of reality. So what they mean is कि ultimately science जो है, that is the only way by which we can actually acquire the truth, जिसके बारे में हम सच्चाई को पहचान सकते हैं। अब साइंस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको कुछ साइंस की, अब साइंस के अंदर एक्चुअल में फ्लॉज क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। याद रखिएगा, हर वो चीज़ जो मैन मेड है, जो इंसानी है, जिसमें इंसान की इंटरवेंशन है, वहाँ पे कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। ठीक है ना, वहाँ पे वीकनेसेस नज़र आएंगी। और हम यही साबित करना चाह रहे हैं कि ये जो वेज हैं, मेथड्स हैं, ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकते जिनके ऊपर हम कहें कि 100%। हाँ, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ये एक अलग बहस है कि हम कुछ सर्टेन एक्सटेंट अपने हक में यूज़ कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम, इसको इंस्ट्रूमेंटली यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटली का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को एज अ टूल के तौर पर यूज़ करते हो, बस एज अ टूल, उसका कुछ बेनिफिट है तो आप यूज़ कर लो। मिसाल के तौर पे दावा के लिए हम इस स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं। अब इस स्क्रीन के बगैर भी तो दावत हो सकती है, नहीं मतलब ये चीज़ें मैं आपको वैसे भी तो बता सकता हूँ ना, लेकिन ये टूल जो है असिस्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए, एक ख़ास मकसद को अचीव करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से साइंस जो है, एक ख़ास मकसद को अचीव करने के लिए हम उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी हैव टू अल्टीमेटली रिलाई अपॉन। ठीक है, फॉर अचीविंग दैट मकसद और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समझ आ गई? ऐसे से कह रहे होते हैं आप लोग कुछ जगहों पे ना वो होता है, आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। वो कहते हैं जी, वो पढ़ते पढ़ते ना नींद बहुत आती है, ख़ास तौर पे इस्लामिक साइंसेस को, और उसकी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब भी इंसान किसी ऐसी मजलिस में बैठा होता है ना जहाँ पे अल्लाह का जिक्र हो, दीन की बात हो, तो वहाँ पे ना सकीनत नाजिल होती है। ठीक है ना, सकीनत नाजिल होती है, सुकून नाजिल होता है, तो उसकी वजह से नींद आती है। सकीना, हदीस में आता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई बंदा, जो कोई मजलिस में अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, तो अल्लाह ताला फिर उस पर सुकून नाजिल करते हैं उस मजलिस के ऊपर, उस गैदरिंग के ऊपर, और फरिश्ते जो हैं अपने परों में उनको ढांप लेते हैं। तो मुझे लगता है आप तो भी इस टाइम सुकून नाजिल हुआ हुआ है और आप लोग उस तरह सो रहे हैं। आप तो नहीं सो रहे वैसे, बाय द वे इट वाज अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। ठीक है ठीक है, आई होप कि पता नहीं आपको साहब के हैं, हाँ ये भी कोई सर ने कोई इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट कर लें भाई, ये एक मैं जोक बता रहा हूँ आपको यार। एनीवेज, तो अच्छा हम क्या बात कर रहे थे, साइंस के बारे में बात कर रहे थे
अच्छा, अब साइंस के कुछ फ्लॉज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम है जो साइंस के अंदर बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो ये है कि साइंस के अंदर एक ही डाटा होता है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं और उससे डिफरेंट कंक्लूजन्स आप डिराइव कर सकते हैं, डिफरेंट कंक्लूजन्स डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम डाटा या फिर आप समझ लें कि ऑब्जर्वेशन, आसान ऑब्जर्वेशनल डाटा कह सकते हैं आप। आपके पास ऑब्जर्वेशनल डाटा है और आप भी वो देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, मेरी कंक्लूजन बिल्कुल डिफरेंट होगी, आपकी कंक्लूजन बिल्कुल डिफरेंट होगी। और ये सिर्फ हम एक दूसरे की बात नहीं कर रहे बल्कि साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं। दिस इज स्टडी दैट आई एम जस्ट कोटिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि a new study found out that when hundreds of researchers are given the same set of data to analyze and hypothesis to test, they often reach different conclusions. Not because of the data. Data same होता है, observation same होती हैं, observational data same होता है, but because of how the researchers chose to analyze that data. तो human beings के analysis different होते हैं ना, और different analysis की बुनियाद पर वो क्या होता है, different conclusions वो derive करते हैं, ठीक है, that's the point. अब मिसाल मैं आपको इसकी एक देता हूं, बड़ी सोफिस्टिकेटेड सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी दी जा सकती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी? जी, क्या फर्क है? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं? जी, एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? हाँ जी, सितारों का इल्म। और एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? तो भी सितारों का इल्म होता है। Yes, yes. Physical nature, ठीक है। physical properties. और astrology is more of a faith कि how do they the constellations or Exactly. help. हाँ, ठीक है, जबरदस्त, एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली से। मैं आपको आसान अल्फाज में, एस्ट्रोलॉजी वो होती है जो आपको अपने संडे मैगजीन के अंदर एक मैगजीन के कॉर्नर पे नजर आती है कि आपका दिन कैसा गुजरेगा। सुना है जी, आपके स्टार्स कैसे हैं ना, वो स्टार्स वाला इल्म, किसी का लियो है, किसी का पता नहीं क्या क्या कुछ है, और आपका दिन उसकी बेसिस पे। जी जी, ये इसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। ये क्या जी सर? ये एस्ट्रोलॉजी। और ये किस चीज को देख के की जा रही है? सितारों को, आसमान की तरफ। अब वो भी उसमें वो भी एक है, वो भी इसी से लिंक्ड है, लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन एस्ट्रोलॉजी स्पेसिफिकली वो आसमानों के साथ होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी के अंदर आप क्या करते हैं? आप प्लैनेटरी मोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, आप प्रोजेक्शंस और उनकी ट्रेजेक्टरीज पर बात करते हैं, सारी चीजें होती हैं। डेफिनेटली एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जिस तरीके से खला में जो जाते हैं, ये बात करें। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इमेजिन करें कि एक एस्ट्रोलॉजर और एक एस्ट्रोनॉमर दोनों खड़े हैं खुले आसमान के नीचे। एस्ट्रोलॉजर भी क्या कर रहा है? वो भी आसमान को देख रहा है और वो भी सितारों को देख रहा है, और एस्ट्रोनॉमर क्या कर रहा है? वो भी सेम काम कर रहा है। दोनों किस चीज में कॉमन है जी? ऑब्जर्वेशन में। दोनों की ऑब्जर्वेशन सेम है, लेकिन डाटा और यानी ऑब्जर्वेशनल डाटा जो एविडेंसेस हैं उनके वो सेम है, लेकिन कंक्लूजन्स आर वास्ट डिफरेंट। तो अब एक ही बंदा, एक ही ऑब्जर्वेशनल डाटा से एक बंदा एस्ट्रोलॉजी निकाल रहा है और दूसरा कौन निकाल रहा है? एस्ट्रोनॉमी। और ये फर्क है बिटवीन साइंस एंड नॉन साइंस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस कंसिडर नहीं की जाती अकॉर्डिंग टू जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ साइंस है। यानी वो यानी एस्ट्रोलॉजी जो है इसे सूडो साइंस आप कह सकते हैं, इसको आमतौर पे इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सूडो साइंस, नॉट द रियल साइंस, ठीक है। और एक्चुअल साइंस किसे कहते हैं? जो नेचुरल साइंसेज होती हैं जिसके अंदर बाकायदा आप ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो आप इमेजिन करें कि एक ही डाटा, उससे आपने साइंस, और इमेजिन करिए डाटा साइंस के अंदर भी ये चीज़ें हैं, साइंस के अंदर भी ये चीज़ें हैं जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली आपकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा चेंज है। मिसाल के तौर पर जैसे हम साइंस के अंदर डिफरेंट रेवोल्यूशंस की बात करते हैं ना, न्यूटोनियन फिजिक्स का पता ना आप लोगों को? न्यूटोनियन फिजिक्स क्या थी? जिसके अंदर हम लोग शुरू में, जब मैं ओ लेवल्स में था, तो हम लोग ये पढ़ते थे लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते थे। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है ना। न्यूटन यही कहता था ना, ग्रेविटी पुल करती है। आइंस्टाइन के आने के बाद क्या हुआ? एक रेवोल्यूशन आया और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, जिसने क्या कहा? उसने कहा कि बेसिकली ये पुश नहीं है, पुल है। क्यों? उसने कहा ये बेसिकली ग्रेविटी है ना, इट्स बेसिकली कर्वेचर इन टाइम एंड स्पेस। मैस की वजह से, मैसिव बॉडीज जो होती हैं उनकी वजह से टाइम और स्पेस कर्व हो जाता है। तो होता ये है, मैं बताता हूं, होता ये है कि जो आपका टाइम एंड स्पेस जब कर्व होता है तो बेसिकली पुशिंग इफेक्ट होता है रादर देन पुलिंग इफेक्ट। अब जनरली अगर आप इन पे गौर करें, उनकी रिसर्चेस पे जाएं, तो ऑब्जर्वेशंस में हमारा ज्यादा फर्क नहीं आया, ऑब्जर्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कंक्लूजन अब देखें, इट्स बीइंग मूविंग ऑन फ्रॉम वन देयर। तो हम देखते हैं कि साइंस के अंदर रेवोल्यूशंस आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और वो क्यों आते हैं?
क्योंकि ऑब्वियसली डाटा ऑलमोस्ट सेम ऑब्जर्वेशंस होती हैं। हाँ, कई दफ़ा ऑब्जर्वेशन चेंज भी हो जाती है आपकी, आपको कोई नई चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन समटाइम्स उसकी इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में फ़र्क आता है। इसकी मैं बड़ी आपको फ़नी एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छी बात समझ आएगी। वैसे आपको मेरा लगता है बात समझ आ गई, लेकिन मैं एक फ़नी एग्जांपल लेता हूँ आमतौर पर समझाने के लिए। फ़नी एग्जांपल ये है कि इमेजिन करें कि एक मेंढक है, बेचारे मेंढक के साथ हम जुल्म करने लगे, तो उसको बियर कीजिएगा मेरे साथ। एक मेंढक है, ठीक है ना, और एक फ्रॉग है, और आपने उसको एक जगह पे रखा, लेट्स अज्यूम कि आपने स्टेबल पे रखा उसको, और मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे क्लैप किया उसके सामने, करीब जाके ऐसे। जैसे ही मैंने क्लैप किया तो उस मेंढक ने क्या किया, वो उछला। ऐसे ही होगा नेचुरली, है, और तो नहीं कुछ पीछे मुड़ के आपसे लड़ना शुरू तो नहीं हो जाएगा ना, उछल जाएगा, ठीक है, ओके। तो आपने पीछे से जाके उसको क्लैप किया, आगे से ना कीजिएगा, फड्डा हो जाएगा। पीछे से किया तो वो उड़ जाएगा, ऐसे उछलेगा और जंप लगाएगा। लेट्स अज्यूम आप क्या करते हैं, आप ना कैंची पकड़ते हैं और आप उसकी टांगे काट देते हैं, आप उसकी टांगे काट देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, दोबारा क्लैप करते हैं, और अब वो नेचुरली मेंढक उछलता नहीं है। और आप ये कंक्लूजन ड्राइव करते हैं, कंक्लूजन आप ये ड्राइव करते हैं कि व्हेन यू कट द लेग्स ऑफ द फ्रॉग इट बिकम्स डेफ। गौर करें इसमें, डू यू अंडरस्टैंड दैट? है, यानी आप जब मेंढक की टांगे काट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। इट मेक्स सेंस, राइट? नहीं समझ आएगी, जो हंस नहीं रहा ना जबरदस्ती हंसे ताकि आपको समझ आए। चले मजाक, नहीं भी समझ आई कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं कि देखें, परफेक्ट ऑब्जर्वेशन, सेम ऑब्जर्वेशन है, मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद डिटरमिनिंग और कंक्लूडिंग दिस वन व्हिच आई हैव जस्ट कंक्लूडेड, देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो दिस इज शोज कि ये एक बेसिकली होता है कि जब आपके पास एक ऑब्जर्वेशन होती है एंड देन यू रीच डिफरेंट कंक्लूजन्स, दैट्स अ वेरी डिफरेंट एंड कॉन्ट्रास्टिंग कंक्लूजन्स। और उसकी वजह से तो साइंस के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं स्कैटर्ड ग्राफ प्रॉब्लम ऑफ साइंस। और इसकी एक रिसर्च भी मैंने आपके सामने स्टडी भी रखी है, बाकायदा इस पर स्टडीज हुई हैं एक्चुअल में, फिर इस तरीके से यूनिवर्स के हवाले से भी है और वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये एक बेसिकली मैंने आपको एक बताना था कि साइंस, तो ऐसे एग्जांपल ऑब्वियसली जब साइंस के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं 100% और व्हेन यू आर अस्यूमिंग कि साइंस आपको अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ लेके जाएगी, तो साइंस इटसेल्फ तो कंक्लूजन ड्रॉ कर रही है जिससे वो खुद भी एग्री नहीं कर रही टू सर्टेन एक्सटेंट ना। यानी कुछ साइंटिस्ट एक तरफ है, दूसरे साइंटिस्ट इस तरफ हैं, फिर आप इस तरीके से साइंस जो है वो कॉन्स्टेंटली इसी बेसिस के ऊपर क्या कर रही है, चेंज कर रही है, इवॉल्व कर रही है। वाई? क्योंकि यही बात है, डाटा डिफरेंट होता रहता है, कंक्लूजन चेंज होती है। ह्यूमन बींग्स है ना, इंसान है, इंसानों के अंदर ये तब्दीली आती रहती है। जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होता है उसकी फंडामेंटल क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इट इज नेवर चेंजेबल, कभी भी वो चेंज नहीं हो सकता ना, वो एक ही होता है। वो सच ही क्या जिसने अल्टीमेटली चेंज हो जाना, राइट? तो सच्चाई का बुनियादी फंडामेंटल ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इट नेवर चेंजेस, इट रिमेन्स एज इट इज। तो अगर एक चीज एवर चेंजिंग है बाय नेचर एक चीज एवर चेंजिंग है, उसे कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहना, तो आप कैसे उस पर रिलाई कर सकते हैं? आप बताए व्हाट इज एक्चुअली द थिंग दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन ए साइंस एंड अ नॉन साइंस? क्या चीज फर्क करती है इस चीज के ऊपर? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एस्ट्रोलॉजी क्यों सूडो साइंस है, वो साइंस नहीं है, और एस्ट्रोनॉमी क्यों साइंस है। व्हाट इज द थिंग दैट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स विद इट? जी, इस प्रॉब्लम में देयर इज अ प्रॉब्लम दैट्स कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डिमार्केशन। एक डिमार्केशन प्रॉब्लम भी होती है, इसको साइंस के अंदर कहते हैं कि हमेशा से डिबेट रही है साइंटिस्ट के दरमियान या इवन फिलोसोफर ऑफ साइंस। असल में फिलोसोफर ऑफ साइंस ये डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज नॉट साइंस। तो बेसिकली जैसे थॉमस कुन है, एक बड़ा मशहूर एक फिलोसोफर ऑफ साइंस है, बहुत बड़ा, यानी वन ऑफ द लेजेंडरी इंडिविजुअल्स ऑफ हिज टाइम। उसकी किताब है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ें अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आप साइंस को समझना चाहते हैं, फिलोसफी ऑफ साइंस को समझना चाहते हैं, तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास है, ये बड़ी अच्छी किताब मिल भी जाती है, क्लासिक्स में आती है। उसके अंदर उसने बेसिकली उसके अंदर उसने बताया कि किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से साइंस इवॉल्व करती है, किस तरीके से रेवोल्यूशंस आते हैं साइंस के अंदर। एक चीज़ें एक ज़माने में जिन चीज़ों को हम एब्सोल्यूट ट्रूथ में जाते थे, किस तरीके से वो चेंज हो चुके हैं। उसने एग्जाम्पल्स दिए, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, थॉमस कुन, KUHN, ठीक है। अच्छा, तो एक प्रॉब्लम होती है, इसे कहते हैं फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। फॉल्सिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? साइंस यानी जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं, यानी फिलोसोफर ऑफ साइंस कहते हैं, साइंस वो चीज होती है जो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट को कबूल करे। एनीथिंग दैट कैन बी फॉल्सिफाइड इज साइंस, और जिसको आप फॉल्सिफाई नहीं कर सकते वो साइंस नहीं होती, जिसको आप कभी फॉल्सिफाई नहीं कर सकते। तो नेचुरली हर वो चीज
मिसाल के तौर पे जिन है, क्या आप उनको डिसप्रूव कर सकते हैं? क्या आप उसको प्रूव कर सकते हैं? ना प्रूव कर सकते हैं, ना आप उसको डिसप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन ए साइंस एंड अ सूडो साइंस के फॉल्सिफिकेशन टेक्स्ट? तो साइंस वो होती है जो फॉल्सिफाई, यानी साइंस की कंसिस्टेंट स्ट्रगल ये है कि जो चीजें एक जमाने में प्रूवन थी उसको फॉल्सिफाई कर दे। नोबेल प्राइज कब मिलता है? एक जमाने में आप एक चीज को समझते थे कि यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, और आपने आके उसको डिसमेंटल कर दिया उस पूरे आर्गुमेंट को, थ्योरी को, और आपने एक नई थ्योराइजेशन की, तो आपने उसको जो फॉल्सिफाई किया है उसकी बेसिस पे आपको नोबेल प्राइज मिलता है। अब इमेजिन करें कि एक साइंस फंडामेंटली एक ऐसी फील्ड है जिसका फंडामेंटली ऑब्जेक्टिव ये है, मकसद ये है, द रीजन ऑफ बीइंग ये है कि इट हैज टू कंसिस्टेंटली इंप्रूव इटसेल्फ, इट हैज टू कंसिस्टेंटली फॉल्सिफाई इटसेल्फ। देखिए साइंटिस्ट बार बार एक थ्योरी को दोबारा रीटेस्ट क्यों करते रहते, एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते रहते? किसी जगह दे जस्ट विशिंग कि कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसमें रिजल्ट कोई और आ जाए। ओह, इसका मतलब कोई नई डिस्कवरी हो गई। और हम मुसलमानों को उल्टा टेंशन होती है, कोई ऐसी हदीस ना आ जाए कि हमारे जो अकायद और नजरियात है वो हिल जाएं। और साइंटिस्ट उल्टा चल रहा होता है, वो कहता है यार कुछ ऐसी मिल जाए जिससे जो मैं एक जमाने में समझता हूं या समझती थी, अब वो किसी तरीके से फॉल्सिफाई हो जाए। तो अब एक चीज जो है जो बाय नेचर फॉल्सिफिकेशन की तरफ जा रही है, तो हाउ डू यू अज्यूम, जिसने कंसिस्टेंटली स्ट्रगल ये करनी है कि हमने चेंज होना है, तो आप उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ उससे निकलवाएंगे, कैसे निकालेंगे? डजंट मेक सेंस, डज इट? समझ आई? ये जो आई थी वो भी गई, चले ना भी आई होगी, बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया, शायद समझ आ गई चीज मोटा मोटा। तो बताया था कि साइंस के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए व्हाट वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग इज कि साइंस कैन नॉट बी कंप्लीटली एंड सोली रिलाइड अपॉन इन टर्म्स ऑफ नोइंग द ट्रूथ। ठीक है, आगे चलते हैं जी लॉजिक को। लॉजिक क्या चीज होती है? लॉजिक इज बेसिकली समथिंग, अच्छा अब लॉजिक को आप जनरली लॉजिक भी कह सकते हैं, एक प्रॉपर लॉजिक एज अ फील्ड भी है जिसको हम मंतिक कहते हैं, और लॉजिक को हम बाज़-औक़ात कॉमन सेंस के मीनिंग में यूज करते हैं, कॉमन सेंस के मीनिंग में भी यूज करते हैं, कहते हैं ये लॉजिकल बात है। क्या मतलब है? इट मेक सेंस, राइट? इन अदर वर्ड्स वी आर सेइंग इसके कॉमन सेंस है, यानी कॉमन सेंस का मतलब है दिस इज ए सेंस दैट यू एंड आई बोथ शेयर। कॉमन सेंस का मतलब क्या है भाइयों और बहनों? कॉमन सेंस कि दिस इज ए सेंस दैट यू एंड आई बोथ शेयर, वरना फिर अगर वो शेयर नहीं कर रहे तो वो कॉमन सेंस नहीं होगी ना। यू गॉट माय पॉइंट, राइट? तो कॉमन सेंस इज बेसिक जी नहीं, कॉमन सेंस ये नहीं, मैं कह रहा था कॉमन सेंस वो होती है एक ऐसी सेंसिबल बात है, एक ऐसी सेंसिबल बात है जिसको मैं और आप शेयर करते हैं, इन अ सेंस के शेयर किस तरह करते हैं कि आप भी उसको मानते हैं कि ये सेंसिबल है, मैं भी मानता हूं कि ये सेंसिबल बात है। अच्छा, बाकायदा इस पे सोशल साइकोलॉजिस्ट की इस पे डेटा भी है, इस पे रिसर्चेस भी हैं, इस पे आर्ग्यूमेंट्स भी हैं कि वो जो कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ये सुना था आपने ना? तो ये एक्चुअली ट्रूथ भी है टू सर्टेन एक्सटेंट, यानी हो सकता है एट वन सेम पोजिशन, एट वन सेम पॉइंट आप एक बात कह रहे हैं दैट मेक्स परफेक्टली सेंस, और ये भी हो सकता है कि मैं एग्जैक्टली उसी कॉन्टेक्स्ट में इसके कॉन्ट्रडिक्टरी एक बात कर रहा हूं, एंड इट कैन मेक परफेक्ट सेंस एज वेल। इज दैट सो? अच्छा, मैंने इसके लिए सॉरी माजरत, एक ना बड़ी कुछ सोचा था कि मुझे अच्छी सी एग्जांपल मिल जाए, तो मुझे नहीं मिली। वो एक कुछ एग्जांपल्स हैं लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल हैं, तो मैं थोड़ी सी ना आपको फजूल एग्जांपल देने लगा। आई एम सॉरी फॉर दैट के फॉर चूजिंग दिस एग्जांपल बिकॉज आई डोंट हैव अ बेटर एग्जांपल फॉर दैट राइट नाउ इन माय माइंड, बट इट विल इंशाल्लाह एक्सप्लेन यू व्हाट आई एक्चुअली मीन। हम पिछले दिनों एक बैठे हुए थे, तो हम एक जगह पे बैठा था, मैं नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जो है ये 2 दिन पहले की बात है। तो आमतौर पर मैं जरा मुश्किल एग्जांपल देता हूँ, तो मैं बता ही रहा था कि ये जरा मुझे उस दिन समझ आई कि यार ये तो बड़ी अच्छी एग्जांपल दी जा सकती है, वो अचानक मेरे जहन में आई बात। अच्छा, मैं बैठा हुआ था यहाँ पे, तो नमाज के बाद यहाँ पे नहीं, हमारे पास ऑफिस में, तो एक भाई ने मुझसे अपने मसाइल के बारे में पूछा, अज़दवाजी मसाइल के बारे में पूछना शुरू हो गया, फैमिलियल इशूज़, डोमेस्टिक मामला के बारे में ना, मियाँ बीवी के मामला होते हैं। तो कुछ मामला थे, मैंने बात कर रहा, तो ना दूर एक और भाई बैठा हुआ था, तो वो जो है ना वो अनमैरिड था। तो उसने मुझे कहा कि ज़रा आहिस्ता बोल रहे हैं, यहाँ पे अनमैरिड लोग भी बैठे हैं, ठीक है ना, ये उसने जुमला। अच्छा, शायद वो मामला मुझे एग्जैक्टली बात नहीं कि वो बात क्या थी, बहरहाल वो कोई ऐसी बात थी, मियाँ बीवी के ऐसे मसाइल थे जो जाहिर है अनमैरिड लोगों को ज़्यादा पता नहीं होने चाहिए टू सर्टेन एक्सटेंट। तो जब मैंने बात की ना, तो उसने कहा देखें अनमैरिड हैं तो उनका ख्याल रखें, तो उनके सामने ये बातें ना करें। अच्छा,
क्यों ना करें, मैंने उससे पूछा क्यों ना करें, और सीधी सी बात है इसलिए ना करें क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग अनमैरिड हैं, आप लोगों की तो शादियाँ हो चुकी हैं, आपके तो बच्चे भी हैं, तो हम लोग जो हैं अनमैरिड हैं और हम लोग जो है ना इन चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं एज कम्पेयर टू यू, हमारे लिए ये चीज़ें ज़्यादा फितने का बाइस बनती हैं, ठीक है। इट मेक्स परफेक्ट सेंस, राइट? इट मेक्स सेंस और नॉट? क्योंकि हाँ आप लोगों की शादी होगी ना, मतलब आप लोगों के तो बच्चे भी हैं, आपकी तो बेगमात भी हैं, तो यू हैव स्पाउसेस, सो वी डोंट हैव, सो फितने हैं, तो हमारे लिए ये बातें ज़्यादा फितने का बाइस बनती हैं एज कम्पेयर टू यू। So that made perfectly sense, and that's what we do. That's what we do most of the times कि जब इस तरह की मामलात हों तो हम कहते हैं बच्चों को जरा बेटा जरा साइड पर हो जाओ, ठीक है? That makes sense. अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक और कॉन्टेक्स्ट में। एक भाई था, उसकी हमारे में से हमारा एक जानने वाला था, उसकी ना डिवोर्स हो गई। तो डिवोर्स हुई, तो डिवोर्स के बाद ना ऐसे ही डिस्कशन हुई, तो उसकी डिवोर्स के बाद ना तो वो काफ़ी डिप्रेशन में था। ज़ाहिर है लोग बेचारे मर्द भी सफ़र करते हैं, ख़वातीन भी सफ़र करती हैं डेफिनेटली। तो उसकी जब डिवोर्स हुई तो उससे कहा कि अच्छा, जब उससे बात की कि भाई वाई डिप्रेशन और क्या क्या मसले हैं यार, तो एक दिन कहता है यार तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोग अनमैरिड हो, शादीशुदा जो लोग होते हैं ना उनके लिए ज़्यादा मसाइल होते हैं फितने के, ख़वातीन के बारे से। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? उसने कहा उसकी वजह ये है कि तुम लोगों ने वो ताल्लुकात जो है ना वो तुम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किए जो एक शादीशुदा बंदे ने एक्सपीरियंस किए होते हैं। तो तुम्हें क्या पता? तो जो शादीशुदा बंदा है ना तो उसको जो इन चीज़ों के एक्सपीरियंस का पता है, इस वजह से उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा फितने का बाइस है एज कम्पेयर टू इट। हम आप देखें कि ये दोनों चीज़ें, और उसने उसके लिए मिसाल क्या दी, उसने मिसाल दी, उसने कहा शेर है। उसने कहा शेर जो है, अगर आप शेर के मुंह पे खून लग जाए और एक है जिसने कभी खून चखा ही नहीं है तो उसको, यानी मतलब उसने मिसाल फजूल सी दी। एक्चुअली द कंक्लूजन, द पॉइंट हियर, आप देख रहे हैं कि ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं बट दे मेक परफेक्टली सेंस एट द सेम टाइम, राइट? कि वो अनमैरिड लोग हैं उनका भी ज़्यादा फितने का शिकार क्योंकि उन्होंने, और मैरिड है क्योंकि उन्होंने एक एक्सपीरियंस कर लिया। तो कैन यू इमेजिन दैट इट इज सेंसिबल फॉर बोथ टर्म्स। अगर मैंने ये इनको एक एग्जांपल में ना कोट करता, अलग अलग सिचुएशन में कोट करता, तो आप लोगों ने कभी इसको ऑब्जेक्ट नहीं करना था। लेकिन जब मैंने इकट्ठे आपके सामने मेंशन किया तो अब आपको इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है। तो एक्चुअल में बकायदा दिस इज द रियल थिंग। आई मीन सॉरी फॉर द एग्जांपल अगेन, द बैड एग्जांपल, बट व्हाटएवर द केस इज कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट इज रिलेटिव इन मैनी वेज, ठीक है ना? इट इज रेलिवेंट इन मैनी वेज। लॉजिक के अंदर अगर हम एज अ साइंस की बात करें, एक तो कॉमन सेंस की बात है, तो इसीलिए कोई बंदा कहना मैं लॉजिकली खुदा को प्रूव कर दूंगा, ये मैं लॉजिकली, सिर्फ लॉजिकली, एक है अगेन मैं बात कर रहा हूं कि इन सब चीजों को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करने में कोई मसाल यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको इसकी स्क्रीन की मिसाल दी, लेकिन कंप्लीटली इसके ऊपर सच्चाई के लिए रिलाई करना, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट सफिशिएंट। और इसके अंदर मैं आपको फ्लॉज बता रहा हूं थोड़े थोड़े। अब ये लॉजिक है, ये क्या है? ये मैंने आपके सामने क्या रखा है? ये बेसिकली लॉजिक के अंदर इसको कहते हैं जी द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉजालिटी। बेसिकली ये क्या है? दैट इज बेसिकली एन आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो लॉजिक, प्योरली लॉजिक की बेसिस के ऊपर है, प्योरली लॉजिक की बेसिस के ऊपर खुदा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए जिस हम आर्ग्यूमेंट को यूज करते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट जिसको बकायदा द बुरहान, अल बुरहान कहा जाता है। अल बुरहान क्या है? बेसिकली इब्न सीना जो है एविसीनियन फिलॉसफी के अंदर इस आर्ग्यूमेंट को द बुरहान कहा जाता है। यानी ये बुरहान एक कंपेलिंग एविडेंस, ऐसा एविडेंस जिसके अगेंस्ट आपके पास कोई चीज ना हो जिसको आप इसको निगेट कर सकें, उसे कहते हैं अल बुरहान। तो इब्न सीना के नजदीक, ही वाज अ फिलोसोफर, मुस्लिम फिलोसोफर, आप पता नहीं मुसलमान कहना चाहिए कि नहीं, ये गलत बात है, बट व्हाटएवर द केस इज, ठीक है, कि उसके नजदीक ये शेख मुसलमान, माशाअल्लाह, रहिमहुल्लाह कह सकता हूं मैं उसके लिए, ना कहूं, चले ठीक, मजाक कर रहा हूं। अच्छा, तो इब्न सीना के जो नजदीक खुदा की एग्जिस्टेंस के ऊपर वो कहते हैं ये कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट है फ्रॉम लॉजिक, कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट फ्रॉम लॉजिक। और वो क्या है? द प्रिंसिपल नहीं, द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉजालिटी। क्या मतलब है कि हर चीज जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट होती है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, और ये वो आर्ग्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट अभी तक एथियस्ट के पास कोई कॉन्ट्राडिक्टरी लॉजिक नहीं है जो इसको रिपील कर सके या इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सके। एंड दे हैव गिवन अप इन फ्रंट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, इसीलिए इसको द बुरहान कहते हैं। इसीलिए मोहम्मद हिजाब भाई जो हमारे हैं उन्होंने इसका तर्जमा भी किया हुआ है इस आर्ग्यूमेंट का। ये इब्न सीना का एक्सर्प्ट है जी। जी जी, अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो अब ये है कि अब इस आर्ग्यूमेंट के अंदर इंटरेस्टिंग बात मैं बता फ्लॉ बता रहा हूं। अब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है लॉजिक का, दैट वी यूज फॉर आवर बेनिफिट इन फैक्ट। लेकिन अजीब बात, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं
कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, द मैक्सिमम इट गिव्स अस फॉर द ट्रूथ इज कि कोई नेसेसरी वजूद एग्जिस्ट करता है जिसने इस कायनात को बनाया, बस। यानी इस कायनात का एक कॉज एग्जिस्ट करता है, दैट इज द ओनली थिंग दैट इट प्रूव्स, द मैक्सिमम। अब वो जो इनिशियल कॉज था जिसको हम खुदा कहते हैं, क्या वो अस्समी है, अल बसीर है, वो अल्लाह है, वो सारे आर्ग्यूमेंट जो एक खुदा का तारुफ कुरान करवाता है, क्या ये को प्रूव करता है? नहीं करता। वो सिर्फ ये कहता है कि इस दुनिया के बनाने में वजूद हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है। तो चूंकि ये चीज एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे एक कॉज मौजूद है, बस। उसका कोई सबब है, मुसब्बिब है। दैट इज द बेस्ट दैट इट प्रूव्स। सो जो चीज आपने, मतलब इससे ज्यादा वो कुछ नहीं प्रूव कर सकती ना। यानी यहां से अभी आर्ग्यूमेंट आपके सामने मौजूद है, that is actually the exact wording of that argument. Everything that exists in the universe or begins to exist depends on something else for its existence. A dependent existence cannot depend on itself for its own existence. An infinite number or set of independent. ये पूरा आर्ग्यूमेंट है, इसको कहते हैं पूरा आर्ग्यूमेंट। इसको मैंने ब्रेक डाउन किया एक बुलेट पॉइंट्स पे। तो ऑब्वियसली समथिंग दैट इज, यानी एक प्योर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जिसको हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट समझते हैं, उससे एक वजूद का इस बात तो होता है, लेकिन वो वजूद क्या, अल्लाह माफ करे, कोई और हिंदुओं का खुदा है, वो कोई चाइनीज का खुदा है, वो किसी, अल्लाह माफ करे, कोई ज़्यूस है, कोई है, उससे ये चीज़ कोई फर्क नहीं पड़ती। ये चीज़ साबित नहीं होता, बस ये कोई नेसेसरी कोई एक एग्जिस्टेंस मौजूद है, कोई वाजिबुल वजूद कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो कोई बंदा कहे जी लॉजिक, प्योर लॉजिक की बेसिस के ऊपर मैं हक को पहचान लूंगा, तो माजरत के साथ यू वोंट बी एबल टू डू दैट। दैट्स द मेन पॉइंट मैंने बताया था, ठीक है। आगे जी फिलॉसफी। अब फिलॉसफी की बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं लॉजिक की, साइंस की, लॉजिक की, और अच्छा, फिलॉसफी और लॉजिक एक ज़माने में टू सर्टेन एक्सटेंट दे वर इंट्वाइंड विद ईच अदर, नाउ दे आर डिफरेंट फील्ड्स। फिलॉसफी के अंदर क्या होता है कि फिलॉसफी इज द मेन, फिलॉसफी में क्या प्रॉब्लम है? फिलॉसफी की प्रॉब्लम ये है फंडामेंटली, अगेन याद रखिएगा, जितनी भी ह्यूमन इंडेवर्स हैं, वो सब के सब लिमिटेड है, और उनका जो वो महदूद है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, वो इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकती। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। जितनी भी इंसान की अकल और सोच कहां तक पहुंच सकती है? जो मादे के अंदर रह सकती है, क्योंकि वो खुद भी मादा है और वो एक मादे के अंदर रहता है, और वो उसकी सोच कभी भी मादे से बाहर नहीं जा सकती। तो अगर वो वही के बगैर, रेवलेशन के बगैर, सिर्फ ऑन इट्स ओन किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करेगा, तो फंडामेंटली वो सिर्फ मादे तक ही पहुंच सकेगा, उससे आगे नहीं जा सकता, वो इस यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए आप देखें कि फिलॉसफी जो है, अगरचे उसका सब्जेक्ट जो है वो मेटाफिजिक्स भी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जितनी भी कंक्लूजन्स और मेटाफिजिक्स के अगेंस्ट जितनी भी सॉल्यूशंस हैं उन प्रॉब्लम्स की, हमारे बड़े बड़े सवालात की, वो सारी मटीरियल उसके रिस्पॉन्सेज हैं, उसके इमटीरियल रिस्पॉन्सेज नहीं। प्योर फिलॉसफी की अगर आप बात करें, फिलॉसफी के अंदर ना 3 बड़ी ब्रांचेस हैं। वैसे तो उसकी 4-5 ब्रांचेस हैं, डिटेल में 3 बड़ी ब्रांचेस हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली ब्रांच है जिसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी, दूसरी है एपिस्टेमोलॉजी, और तीसरी है एक्सियोलॉजी। बाकी जो है जनरली वो ऑलमोस्ट किसी न किसी तरीके से इन्हीं 3 फील्ड्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। हाँ, प्लीज काउंटर चेक द स्पेलिंग्स, पता नहीं शायद सही हो सकेंगे नहीं। हम इस दौर में रह रहे हैं जिसके अंदर हर चीज़ ज़ाहिर है टाइप की जाती है और ऑटो करेक्ट की ऑप्शन होती है, तो काश वो ना होती तो मुझे स्पेलिंग्स में शायद प्रॉब्लम। बाल ऑन्टोलॉजी के अंदर क्या होता है जी? ऑन्टोलॉजी के अंदर बेसिकली डिस्कस होता है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। ये प्राइमरी सब्जेक्ट है फिलॉसफी का। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वजूद, द नेचर ऑफ बीइंग। फॉर एग्जांपल, इसी तरीके से इंसान दुनिया में कैसे आया, ठीक है ना, उसने वापस जाना है, किधर जाएगा, कहां से आया, ये दुनिया के अंदर जो एग्जिस्ट करती है उसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत एक्चुअली एग्जिस्टेंस की नेचर क्या है, द नेचर ऑफ बीइंग, जो हम बीइंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, नेचर, इसे कहते हैं। हाँ जी, हर नेचर के पीछे भी वजह है। जी जी। तो ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस बेसिकली एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन होते हैं।
इसके अंदर बेसिकली टेलियोलॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। टेलियोलॉजिकल क्वेश्चंस कौन से होते हैं भाई? एनीवन? टेलियोलॉजी किसमें? हाँ, द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के, हम क्यों, यानी इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है, ये सारी चीजें ओंटोलॉजी के अंदर डिस्कस होती हैं। तो फिलॉसफी जनरली फंडामेंटली डिस्कस करता है, जरूर करता है कि जी ये इंसान आया कहाँ से, इसने जाना कहाँ से है, ये दुनिया की हकीकत क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, ये किस चीज़ से बना हुआ है और उसका मकसद क्या है, ये मकसदियत, ये सारी चीज़ें कौन सी होती हैं? ओंटोलॉजी के अंदर डिस्कस होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि फिलॉसफी थ्रू आउट द सेंचुरीज अगर हम बात करें, दे हैव नेवर एवर रीच्ड ए कंक्लूजन दैट वाज बियॉन्ड मेटाफिजिक्स। यानी इन सवालों का जवाब उनके पास, अगर आप मेटाफिजिक्स को निकाल दें, यानी खुदा के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं। आपको पता है कि अगर हम खुदा को निकाल दें तो हमारे पास सिर्फ नाइहिलिज्म और एक्जिस्टेंशियलिज्म मिलता है। नाइहिलिज्म क्या है? नाइहिलिज्म नेचुरली क्या करते हैं कि जी दुनिया के अंदर कोई पर्पस नहीं है, एवरीथिंग इज इट्स ओन, यानी एक मटेरियल दुनिया, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो अगर आप प्योर फिलॉसफी की बेसिस के ऊपर इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे तो आपको सिर्फ नेचुरल जो कंक्लूजन है ना फिलॉसफी की, वो सिर्फ नाइहिलिज्म, और कुछ नहीं। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि प्योर फिलॉसफी की बेसिस पे अगर आप ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक प्रॉपर, सिर्फ फिलॉसफी को यूज करते हुए अगर आप क्या करेंगे कि अगर आप किसी नेचर ऑफ बीइंग को समझना चाहते हैं तो आपको सिवाय मटीरियलिज्म के और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और मटीरियलिज्म और नाइहिलिज्म, हाँ, और नाइहिलिज्म के अलावा, हाँ, क्योंकि आपकी दिमाग इस दुनिया से बाहर नहीं ना जा सकता भाई। एक इंसान, मतलब प्योरली अगर आप रिलीजन को इमेजिन करें, रिलीजन है ही नहीं, अब बताएं इंसान का मकसद क्या है? Where did he come from? Where is he going to go? What is the purpose? And what ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, इसकी क्या है? आपके पास जितनी भी सॉल्यूशंस होंगी, एक्सप्लेनेशंस होंगी, वो सब किस बेसिस पे होंगे? मटीरियल बेसिस पे, बिकॉज यू आर मटीरियल एंड यू लिव इन द मटीरियलिज्म। हाँ, इसीलिए पता है मटीरियलिज्म जो है ना, ये मटीरियलिज्म हमारे यहाँ मटीरियल, हम आमतौर पे जब मटीरियलिज्म की बात करते हैं हम कैसे पैसा, गाड़ी शाड़ी, इस तरह की बात करते हैं ना। मटीरियलिज्म बेसिकली फिलॉसफी का एक स्कूल ऑफ थॉट है। मटीरियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट, और उसके नतीजे के अंदर देयर इज नथिंग बियॉन्ड मटीरियल। अगरचे कुछ मेटाफिजिशियंस हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, मटीरियल के अलावा भी मेटाफिजिकल भी एक दुनिया होती है, रेल्म होती है, बट दे डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर दैट, दिस इज जस्ट समथिंग दैट एग्जिस्ट्स। उनके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वो कहते हैं जैसे अकल है, ख्याल है, तसव्वुर है। अब ये मटीरियल नहीं है बट दे डू एग्जिस्ट, बट दैट्स द ओनली थिंग दैट दे हैव, जो विद इन दिस वर्ल्ड है। उससे बाहर क्या है? यानी उनसे पूछें कि इस दुनिया को बनाने वाले ज़ात है, उसके बारे में बताएं। फिलॉसफी कभी भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, फिलॉसफी के स्कोप से ये चीज़ें बाहर है। तो ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस जो हैं, यानी दुनिया के, अब आप देख लेना कि 1400 सदियों में, 1400 सदियों की बात कर रहा हूं, बल्कि हजारों साल, सोक्रेटिस से भी पहले चले जाए, आज तक जितनी भी वायबल एक्सप्लेनेशंस आई हैं इस दुनिया की एग्जिस्टेंस की, वो सब की सब या तो क्रिश्चियन ईथोस के ऊपर बिलीव करती हैं, यानी क्रिश्चियन वैल्यूज या क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यानी रिलाई करती हैं। वो प्योरली इंसान की चीजें, वो जो है ना, वो क्रिएशन नहीं है प्योरली। आपको कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा किसी रिलीजन के साथ उसका, वरना तो प्योर फंडामेंटली आपको बाय डिफॉल्ट क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको नाइलिस्ट बनना पड़ेगा, आपको एग्जिस्टेंशियलिस्ट बनना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर सिर्फ मटीरियल, उसके अलावा क्या? नींद आ रही? कोई बात नहीं, आती है, मुझे भी आती थी। इट्स परफेक्टली सेंस, आपके पास सुकून नाजिल हो रहा है। हाँ जी, आप कह रहे हो फिलॉसफी है विदाउट मटेरियल रिवील हो सकता है। अच्छा, फिलॉसफी प्योर विदाउट मटेरियल रिवील हो सकता है, रिवील हो सकता है, मतलब नहीं आप साबित कर सकते हो? नहीं, मैं कहता हूँ नहीं कर सकते विदाउट मटीरियल एक्सप्लेनेशन। ये मटीरियलिज्म के बाहर आपकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनती। अच्छा जी, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में क्या चीज डिस्कस होती है? नॉलेज। हाँ, यानी इसका मतलब ये है कि विदाउट मटीरियल एक्सप्लेनेशन आप कभी प्योरली फिलोसॉफिकल बेसिस के ऊपर आप ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स, यानी जवाब नहीं दे सकते। तो कोई बात मैं आपको अब अलग से बताऊंगा, ठीक है ना? अब बैठ जाते हैं, क्लास के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको लिख के दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा जी, ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस ये। दूसरी है जी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी साइंस की दूसरी बड़ी ब्रांच है, वो बात करती है व्हाट इज नॉलेज, है ना? इसके लिए हाउ डू वी नो व्हाट वी नो। समझ आ रही है मैंने जो लिखा हुआ है? आपको नजर तो नहीं, आपको कैसे आ रहा है? अच्छा, आप भी आ रहे हैं, आपको भी आ रहा है? नहीं, आपको नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कर रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिएगा नरेट। सो हाउ डू वी नो व्हाट, वैसे आप देख भी देख, आपको नजर समझ नहीं आनी कि मेरी राइटिंग इतनी गंदी, बट व्हाटएवर द केस इज, हाउ डू वी नो व्हाट वी नो?
हमें कैसे पता है जो हमें पता, ठीक है ना? हाउ डू वी नो स्टफ? व्हाट इज नॉलेज? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज? यानी किस तरीके से आप नॉलेज को पहुंच सकते हैं, ठीक है ना? हाउ डू वी रीच टू सर्टेन कंक्लूजन? मिसाल के तौर पे सच्चाई को पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ते हैं? क्या एम्पेरिसिज्म काफ़ी है? क्या एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिक वे से हम पढ़ सकते हैं, साइंटिफिक मेथड के जरिए हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं? दैट्स द फर्स्ट थिंग। क्या हम उसके अलावा भी कोई सच्चाई को चाहने के अकल की बेसिस पे कर सकते हैं? ये सारी डिस्कशन जो है ये किसकी है? एपिस्टेमोलॉजी की। कि आप एक चीज़ की कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं, एक रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं, या आप किसी नॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या जराए हैं, क्या क्या वैलिड सोर्सेज हैं जिनके जरिए आप कर सकते हैं? वही एक सोर्स है, सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ठीक है ना, ये एपिस्टेमोलॉजी की वैसे। तो दूसरा बड़ा सवाल जो है वो कुरान, वो एपिस्टेमोलॉजी का ही है। अगेन इस पे हजारों थ्योरीज है, इस पे भी हजारों थ्योरीज है, कोई कंसेंसस नहीं है ये। और तीसरा बड़ा सवाल एक्सियोलॉजी वो है राइट एंड रॉन्ग का, ठीक है। तीसरा बड़ा सवाल इंसान के दिमाग का ये है कि जी क्या चीज सही है क्या गलत है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग? तो मुख्तलिफ फिलोसफर्स हैं। कुछ कहते हैं जी अच्छा हम कैसे डिटरमिन करें, यानी मतलब मैंने एक अमल किया है, मेरा अमल सही आपका गलत है। मिसाल के तौर पे जिहाद अल्लाह की राह में, किसी को कत्ल करना अल्लाह के लिए, क्या ये सही है काम है गलत काम है? अगर मैं कहता हूं सही है, अगर मैं कहता हूं ये काम सही है बल्कि इबादत है, किन बेसिस पे मैं कह रहा हूं? क्या मेरे पास प्रिंसिपल है जिसकी बेसिस के ऊपर मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूं? तो ये किसकी बहस है? एक्सियोलॉजी की। राइट एंड रॉन्ग की, हलाल और हराम की, सही और गलत की, अच्छे और बुरे की, ये सारी एग्जाम्पल ये है। साइकोलॉजी की अगर आप देखें कि फिलॉसफी ने ये सारे मतलब ये तीन बड़ी ब्रांचेस हैं सवालात के, इन सवालों ने पूरी इंसानियत को हॉन्ट किया फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड दे नेवर रीच अ कंक्लूजन। कोई एक इनके पास वायबल आंसर नहीं है एंड दे हैव रीच्ड अ, क्योंकि एक्सियोलॉजी एथिक्स इसका सब्जेक्ट है ना, एक्सियोलॉजी का, क्या चीज एथिकल है क्या चीज अनएथिकल है। मैंने एक्चुअली एथिक्स पढ़ाई है यूनिवर्सिटी में और नंबर ऑफ थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं जी यूटिलिटेरियन बेसिस के ऊपर आप यानी अब है ना, हाउ डू वी नो? अच्छा कहते हैं यार इसकी बेसिस पे डिटरमिन करते हैं, कुछ कहते हैं जी इस बेसिस पे डिटरमिन करते हैं, कुछ कहते हैं इस बेसिस पे, एंड दे हैव रीच्ड अ कंक्लूजन कि यार ये सारी थ्योरीज जो है ना ये फ्लॉलेस नहीं है, ये सारी इनमें फ्लॉज एग्जिस्ट करते हैं। अब आपने सिचुएशन टू सिचुएशन आपने क्या करना है, इन चीजों को आपने क्या करना है, इस चीज को आपने डिटरमिन करना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी फ्री स्पीच, फ्री स्पीच है सही है कि गलत है? ये इटसेल्फ फ्री स्पीच इतना एब्स्ट्रैक्ट लेवल का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसमें डिग डीप करें तो एक चीज फ्री स्पीच में, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी फ्री स्पीच का मतलब ये है कि एवरीवन शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन वर्ड्स इन व्हाटएवर वांट्स वे ही वांट्स टू। अच्छा ठीक है, तो ठीक है मान लिया आपका ये बेसिक मोरल वैल्यू है उनकी ना। अब ये उन्होंने कहा कि ये एक हमारे लिए एक ईथोस है उनकी। अच्छा इसकी बेसिस के ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी बेसिस पे वो किस चीज को जस्टिफाई करते हैं? ब्लास्फेमी को, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करनी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न ईथोस, आप कर सकते हैं, क्यों? फ्री स्पीच। अच्छा फिर सवाल पैदा होता है कि अब मिसाल के तौर पे एंड दे डोंट केयर कि आपके दिल हर्ट होता है, हम सॉरी माजरत, हमारे लिए सबसे बड़ी वैल्यू ये, ओके फिर ठीक है, फिर हम मुल्क के ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों नहीं कर सकते? नहीं हो सकता है ना मुझे पाकिस्तान, अब हम मुंह पे करते हैं, हम पाकिस्तान की इतनी बातें बना, देखें हम पाकिस्तान जैसे लाइट जाएगी हम कहेंगे ओ वेलकम टू द पाकिस्तान। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आप ये नहीं कर सकते इस तरह करके। अगर आप किसी रिजीम के बारे में कुछ तरीके, दे हैव सर्टेन वैल्यूज, कुछ जगहों पे आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो भाई फ्री स्पीच कहाँ पे गई ना? तो ये फ्री स्पीच जो है ना, तो ये एक प्रॉब्लम्स हैं। तो ठीक है, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो कभी भी आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो अगेन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि फिलॉसफी के अंदर ये जितने तीन बड़े सवालात हैं ये आज तक कभी इसको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सके और ह्यूमैनिटी ने सफर किया इन चीजों के हाथों। यूटिलिटेरियन जो थ्योरीज हैं उनकी बेसिस के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, उसकी वजह से ह्यूमैनिटी ने क्या सफर किया, दे आर ऑल जस्ट, अब हो क्या रहा है कि वो सिर्फ ना, अगर उनकी कोई अच्छी चीज उनको मिलती भी है तो मैंने बताया अल्टीमेटली वो किसी क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम के ऊपर या किसी और रिलीजन के ऊपर बेस करती है और कुछ नहीं, वरना जनरली वो क्या करते हैं, रिलाई करते हैं। अल्लाह ताला ने हम तीनों के जवाबात हमें इतने आराम से दे दिए और ये सबसे बड़े, यानी ये वो सवालात हैं जिनको साइंस की यानी फिलोसफी की कोर कहा जाता है। अब आप कहेंगे यार ये इतने बड़े सवाल, इतने, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि जी इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? बड़े आसान है, मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, एक लाइन में कुरान ने बता दिया, ठीक है ना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, इतने आसानी। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे ये बड़े सवालात मैंने तुझे जवाब दे दिए, तू चल तू अपना काम कर बस।
और वो बेचारे इन्हीं चीज़ों में फंसे हैं। फिर दूसरी बात ये कि हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, नॉलेज को एक्वायर करने की क्या जरूरत? हमारा दीन कहता है द अल्टीमेट वे, द अल्टीमेट मेथड ऑफ एक्वायरिंग द ट्रूथ इज अल्लाह की तरफ से, वही है, रेवलेशन है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, असा अन तकरहू शैअन फहुव खैरुल लकुम व असा अन, पूरी आयत हैं ये, हमारी एपिस्टेमोलॉजी है ना। और तीसरी चीज़ क्या है जी, वो है एक्सियोलॉजी के बारे में। अल्लाह ताला ने कहा ये हलाल और हराम का फैसला भी अल्लाह के हाथ में, तुम्हारे पास है ही, तुम इस चीज़ से बाहर निकल जाओ, क्या सही है क्या गलत है, मैं बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है, बस बात खत्म हो गई। एक चीज़ आपको लग रही है सही, अगर रब ने कह दी है वो ठीक है तो ठीक है, और अगर अपने रब ने नहीं कहा, बेशक आपको जितनी मर्जी अच्छी लग रही है। किसी ने कहा ना कि भाई मसला ये सूद में मसला क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, सूद, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई मुझे बताओ, और कॉमन अगर गौर करें, देखें उनका आर्ग्यूमेंट क्या था। उन्होंने कहा देखें होता क्या, बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता। सूद में क्या होता है, पैसा है, आप इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता। क्या प्रॉब्लम है, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, अल्लाह ने कहा वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, इस बहस में निकलो ही बाहर। अल्लाह ने कोई बड़े गौर, हमारे उस्ताद कहा करते थे, मैं तफसीर जब ये आयत पढ़ी कहते थे इस पर गौर करें, अल्लाह ने जवाब नहीं दिया। यानी अल्लाह, अब उन्होंने एक लॉजिकल आर्गूमेंट प्रेजेंट किया ना, अब होना चाहिए था कि अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड करते कि नहीं नहीं देखें, अगर आप मुझसे पूछेंगे मुगीरा भाई तिजारत में और सूद में क्या फ़र्क है, तो मैं ये कहूँगा ना अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है, तो इज़ दैट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर फॉर यू? नो, माइट नॉट बी ना। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ फ़र्क क्या है, तो मैं नेचुरली क्या होऊंगा, आई विल बी इंक्लाइन टू एक्चुअली डिटर्मिन और एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंसेस, द अंडरलाइन डिफरेंसेस बिटवीन बोथ। मैं कहूँ अच्छा देखिए सूद में ये होता है, तिजारत में ये नहीं होता, तिजारत में होता है, सूद में ये नहीं होता, मैं यही करूँगा ना। अल्लाह ने बहस ही खत्म कर दी, कहा अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने कहा एक्सियोलॉजी, राइट एंड रॉन्ग का फैसला किसके हाथ में है, वो अल्लाह के हाथ में। ये बहस ही गलत है, दोनों में फ़र्क है, पता है बिल्कुल है, क्योंकि सूद और बै एक अलग अलग टर्म्स हैं, इसके पीछे अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, तुम्हें पता है ना दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क है। हाँ, क्या अल्टीमेटली दोनों एक ही चीज़ को अचीव कर रही हैं, इस चीज़ से बाहर निकल जाओ, बस मैंने एक को हलाल कर दिया, एक को हराम कर दिया, इससे ज़्यादा तुम्हारी बहस करने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा जी, ऑन्टोलॉजिकली मैंने एक, आपको इतनी देर से काम ने सोचा ही नहीं, पूछा नहीं कि मैंने 2 कश्तियाँ क्यों बनाई हुई हैं। ये ना फिलॉसफी के अंदर होता गया है, मैं आपको एक मज़े की बताता हूँ कि बाज़ औक़ात फिलॉसफी में बहुत सी अब्सर्डिटी, यानी जब आपके पास वही नहीं है तो फिर आपके पास ये चीज़ है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। अब ये बड़ी ये द शिप ऑफ थीसियस क्या है, ये एग्जाम्पल फिलॉसफी में यूज़ होती है। अब जरा इसको पढ़ें। अच्छा जी, एक बंदा है, इसको मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ, एक बंदा है, उसके पास गाड़ी है, गाड़ी का एक पुर्जा ख़राब हो जाता है, एक पार्ट ख़राब होता है, स्पेयर पार्ट वो चेंज कर लेता है, दूसरा ख़राब हो जाता है, चेंज कर लेता है, तीसरा ख़राब होता है, छोड़, करते करते 50-100 सालों 80-90 साल के बाद आप इमेजिन करें कि उसने गाड़ी का एक एक चीज़ इंक्लूडिंग द इंजन सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वही गाड़ी है जो आपने शोरूम से निकाली थी, कोई और गाड़ी है जी, क्या ख्याल है? जज़ाकल्लाह या अखी। उन्होंने जब देनी हो तो उन्हें चेंज कर दिया जी, आपके ख्याल में क्या है? इमेजिन करें, क्या यानी ये शिप है ना, शिप ऑफ थीसियस ये है, इट आस्क्स द क्वेश्चन इफ यू रिप्लेस एवरी पार्ट ऑफ द शिप वन बाय वन until none of the original parts remain, will it be the same ship? नहीं, क्या ये वो तो है, शिप तो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो तो शिप है, ऑब्वियसली वो चल रही है। सवाल ये नहीं है, ये वही शिप है, वो नहीं है, क्यों किस बेसिस पे नहीं है? हाँ, फिर आपके पास उसकी अथॉरिटी जी, हाँ वही शिप है, वो कैसे? यानी किस मौके के ऊपर वो दूसरी शिप बनी और पहली नहीं बनी? नहीं, किस मौके पर, एट विच पॉइंट? यानी एक पुर्जा चेंज किया तो शिप बदल गई पूरी। यानी एक मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी है, उसका पिछले दिनों शीशा टूट गया, वो जो साइड वाला, वो मैंने रिप्लेस कर दिया, मेरी गाड़ी अब वो गाड़ी नहीं है, कोई और गाड़ी बन गई, इंजन भी चेंज हो गया, लेट्स अज्यूम इंजन चेंज हो गया। अच्छा चलिए, एक और मैं आपको इसको कॉम्प्लेक्स करता हूँ। चलिए मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इमेजिन करें कि 99%, चलिए लेट्स से ये भी चलिए एक और आपको मिसाल देता हूँ। आपने कह दिया ठीक है वो चेंज हो गई, एक गाड़ी थी, आपने उसके सारे पुर्जे चेंज कर दिए,
और आपने अब चले आपने कह दिया कि अब ये चले सारे पुर्जे चेंज हो गए, अब तो गाड़ी बदल गई, अब कोई और गाड़ी, ये वो वाली गाड़ी नहीं जो मैंने खरीदी थी। लेट्स अज्यूम कि एक बंदे ने वो पुर्जे जो है ना संभाल के रखे हुए थे, और एक मैकेनिक आता है और वो सारे पुर्जों को ठीक करके एक गाड़ी वैसी की वैसी बना देता है। अब बताइए कौन सी गाड़ी जो नहीं बनाने वाली, कि कौन सी एक्चुअल गाड़ी है इनमें से? अच्छा, इसका कोई जवाब नहीं है बाय द वे। ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं। उसकी वजह ये है कि दैट्स व्हाट द नेचर ऑफ बीइंग, क्योंकि ये डिस्कस कर रही है बेसिकली। सवाल ये है कि एक चीज क्या हो, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ बीइंग। सो हाउ डू वी पॉइंट आउट और हाउ डू वी डिफाइन समथिंग कि ये फलां चीज है, और कब वो अपनी उस डेफिनेशन और उस बीइंगनेस से बाहर आ जाती है, ये बेसिकली सवाल है। अब ये डिस्कशन है, साइंस यही है, क्योंकि वही जो है ना वो आके कंक्लूडिंग आपको अथॉरिटेटिवली कहती है कि ये ऐसा और ऐसा, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप सिर्फ फिलॉसफी पे छोड़ देंगे तो दैट्स ऑल व्हाट ह्यूमंस हैव टू डिस्कस। और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक्चुअल में बाकायदा ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन है फिलॉसफी के अंदर, ये डिस्कस होता है। इसीलिए आप देखें कि फिलॉसफी के डिपार्टमेंट में बहुत थोड़े लोग होते हैं, और फिलॉसफी डिपार्टमेंट को कोई ग्रांट्स नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? वो कहते हैं कि इन्होंने करना, मतलब वो कहते हैं ना कि भाई आपने करना क्या बैठ के क्लास के अंदर, सिर्फ बहस ही करनी। यही मतलब इस बहस से यानी यूनिवर्सिटी को क्या फायदा होगा? चले लेट्स अज्यूम कि आप कहते हैं एक आपने कह दिया जी ये शिप कोई और, आपने कहा जी वही है, एक ने कहा नहीं कोई और है, चलें वेल डन, आगे। वो कहते हैं कि जी बेसिकली, इसीलिए हमारे उस्ताद कहते थे फिलॉसफी डिपार्टमेंट में सबसे कम लोग जाते हैं। अच्छा, अगर आप किसी फिलॉसफी डिपार्टमेंट से पूछें, फिलॉसफर एक हमारे भाई हैं, वो हमास भाई अंदर बैठे हैं, फिलॉसफी को उनको बड़ा शौक है, वो फिलॉसफी पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी। तो कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से सवाल किया, टीचर से सवाल किया, ये बताएं कि सर ये हम जो फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो इसके बाद मार्केट में जाइए, नहीं जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा बेटा फिर आप पढ़ाना। ठीक है, that is actually that is all what it has to offer। यानी फैमिली यानी फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंदर आप सिर्फ टीचर बन सकते हैं, और वही चीज़ें जो ये यानी कल को आप ये पढ़ा सकते हैं दूसरों को, और यही सवाल आप दूसरों को करेंगे, और फिर आपकी जगह पे कोई टीचर बेचारे लकी हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और वो आपकी जगह करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट यू हैव। अब मैं बहुत ज़्यादा फिलॉसफी को, मैंने एक ज़माने में ऐसे एक दफ़ा ये जब मैं इस पर बात कर रहा था तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी था ना, कुछ एक फिलॉसफी के स्टूडेंट बैठे हुए थे बाकायदा, एक भाई हैं बड़े मशहूर, उनका नाम नहीं, वो फेसबुक यूट्यूब पर्सनालिटी भी है माशाल्लाह, वो उनका नेक भाई है, बहुत अच्छा भाई है, दीनदार प्रैक्टिसिंग भाई है, वो फिलॉसफी पढ़ा, उससे फिलॉसफी के, तो वो ना कराची में होते हैं, तो वो भाई जो थे वो बैठे हुए थे, तो वो मुझे मुस्कुरा रहे थे। बाद में हमारा खाना था, खाने के बाद बैठे कहते हैं मैं आपसे नाराज़, आपने क्या बात की, आपने फुल फिलॉसफी का मजाक उड़ाया, डिस्क्रेडिट किया। तो फिलॉसफी के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी थ्योरीज भी हैं, थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, बट अल्टीमेटली ऑब्वियसली दे ऑल, और ये सारे सवालात यही सवालात जो है ना, ये सॉरी ऑन्टोलॉजिक, और ये जो डेकार्ट का उन्होंने बात की है ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये बड़ा मशहूर उसका कोट है कि मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, उसकी वजह ये कि मैं थिंक करता हूँ, आई एम थिंकिंग बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम एग्जिस्टिंग। एंड देयर एक्चुअली फिलोसोफर्स इन द रियल टाइम जिन लोगों ने अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया था, दे डिड नॉट बिलीव दैट दे एग्जिस्टेड। तो फिलोसफी, और ये मजाक अपनी जगह पे कि जी हाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कितनी बोंगी सी बात है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप उनकी फिलोसफीज को पढ़ें ना, और जिस तरह उनका लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, अगेन वही लॉजिक वाली बात, समटाइम्स दे मेक कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स, यू नो, समटाइम्स इट्स रियली रियली डिफिकल्ट कि आपको परसेप्शन क्या होती है, ठीक है ना, तो मतलब क्या सवाल ये, क्या जो मैं आपको नज़र आ रहा हूँ कि मैं एक्चुअली वो हूँ, हाउ डू यू नो कि जो आपको मैं नज़र आ रहा हूँ वो फलां को भी मैं वही नज़र आ रहा हूँ, या कोई और बंदा नज़र नहीं आ रहा, मतलब हाउ डू वी नो दैट? सो व्हाट इज एक्चुअली, मतलब दिस इज समथिंग दैट दे आर्ग्यू फॉर, राइट? तो हर चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, और वी डू रियलाइज कि हमें, और वो ऐसी एग्जांपल्स लेके आते हैं जिसमें एक्चुअल में होता ये कि ज़िंदगी में साथ एक ही चीज़ है, उसको आप बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से इंटरप्रेट करते हैं, मैं किसी और अंदाज से इंटरप्रेट कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, मुझे एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी होती है, आपको बुरी लग रही होती है, मतलब इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ परसेप्शन एग्जिस्ट करता है। तो वो डिफरेंस ऑफ परसेप्शन किस लेवल पे है? क्या वो इतना ज़्यादा है कि वो अल्टीमेट रियलिटी को चेंज करता है, या ये वो इतना है कि वो सिर्फ माइनर लेवल पे? हाउ डू वी डिफाइन दैट? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको वाकई अगर आप व्हेन यू डेल्व डीपर इनटू दीस थिंग्स तो ये यही करते हैं। फिर आप एक वक्त आता है कि आप कहते हैं मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे पास एक भाई आया था, वो कह रहा था कि मैं शायद एग्जिस्ट नहीं करता। उसने कहा अच्छा सारी बातें छोड़ो, डू यू एग्जिस्ट? हमारे भाई ने कहा, वो एथियस्टिक थोड़ी सी बेचारा टेंडेंसीज रखता था, तो उससे पूछा यार ऐसा सारी बातें छोड़ो, हम उसे ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई सच एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो वो कहता था यार सच रिलेटिव होता है, हर चीज़ रिलेटिव होती है।
यानी हो सकता है आपके नज़दीक सच है, मेरे लिए, वही रिलेटिविज्म की बात की ना। तो हमने कहा अच्छा यार ये बताओ कि वाकई क्या तुम एग्जिस्ट, अच्छा वो कहता नहीं कोई सच एग्जिस्ट, एब्सोल्यूट सच होता ही नहीं, मतलब इट्स ऑल रिलेटिव। हमने कहा अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या आप एग्जिस्ट करते हो, क्या ये सच है? कहते मे बी, यानी हो सकता है आपके नज़दीक सच है, मैं हो सकता है मैं ना एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है ना। मतलब वो रिलेटिव, मतलब जब आप इस बात, जब आपने हर सच को, हर चीज़ को क्वेश्चन करना है, तो द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ योर सेल्फ इट सेल्फ, उसको भी आपको, यानी कुछ चीज़ों को तो आपको मानना पड़ेगा ना। तो वो जो रिलेटिविस्ट होते हैं वो इस लेवल पे पहुंचते हैं, क्योंकि देखें जो भी उन्होंने थ्योरी बयान किया ना, जो भी वो आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं, इट हैज़ टू बी एप्लीकेबल ऑन एवरी सिचुएशन। उसको एक कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अगर वो सिर्फ कुछ चीज़ों पे अप्लाई होती है, कुछ पे नहीं अप्लाई करती, फिर वो थ्योरी क्या है, वो वर्ल्ड व्यू ठीक नहीं है ना। तो उसके लिए फिर उनको बाज़ औक़ात अपनी एग्जिस्टेंस को भी चैलेंज करना पड़ता है, अपनी एग्जिस्टेंस को भी चैलेंज करना पड़ता है कि शायद रिलेटिव हूँ, क्योंकि ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई, ये भी रिलेटिव है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैंने भी यही कहा था, मैंने भी कहा था कि एक मारो उसका थप्पड़ लगाएं और उसके बाद पूछें कि जी ये आखिरी चीज़ है जी इसमें यह कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला अन्हु जो चौथी चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं वो है एसोटेरिक नॉलेज। ये भी एक फितना है शैतान की तरफ से। शैतान कहता है कि एक इल्म ऐसा है, हाँ नहीं ये चीज़ अभी जो ये कौन सी, ये वाली, मतलब ये तो फिलॉसफी है ना, हाँ existence के ऊपर। हाँ, और जो आप वो पढ़ा रहे हैं वो क्या चीज़ है? वो कौन सी, ये वाली, ये अलग है, ये अलग चीज़ है। मैंने कहा चौथी चीज़ है अलग से, एसोटेरिक नॉलेज। एसोटेरिक नॉलेज क्या होती है, इसको पता है कुछ? एसोटेरिक नॉलेज होती है, इसे कहते हैं इल्म लदुनी। आपने सुना वो वर्ड? कुछ ऐसा इल्म होता है जो हमें इल्हाम हो जाता है, यानी हम कहते हैं कि वी नो व्हाट वी नो, बस दैट्स इट। मतलब क्यों पता है आपको, बस मुझे पता है। हाँ छठी सेंस भी टू सर्टेन एक्सटेंट, हाँ कुछ जगहों पे छठी सेंस को भी इसी माने में लिया गया, अगरचे इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है स्कॉलर्स में, लेकिन कुछ जगहों पे एसोटेरिक नॉलेज यानी एक इल्म है जो आपको, मतलब इसे कहते हैं हिडन नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज, आसान अल्फाज में कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये कॉमन बात पाई जाती है कि जैसे शरीयत है, हमारे यहाँ तरीक़त का जो इल्म है वो आमतौर पर एसोटेरिक नॉलेज के साथ एसोसिएटेड है, और इब्न क़य्यिम ने उसी की तरफ बात की। वो कहते हैं कि जी एक इल्म है जो अंबिया के थ्रू यानी ट्रांसमिट हुआ है, जो शरीयत का इल्म है, और एक जो है वो हज़रत ख़िज़र के ज़रिए ट्रांसमिट हुआ है, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि वो एक एसोटेरिक नॉलेज है, वो सीक्रेट, और वो स्पेशल नॉलेज है जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है, ख़वास को मिलता है, जो आवाम को नहीं मिला। ये कहते हैं ये भी शैतानी चीज़ है, ये भी शैतान का है। कोई भी चीज़ अगर वो शरीयत के स्कोप से बाहर है ना, वो बातिल है, वो बकवास है, वो कुछ भी नहीं। कुल्लुल उलूमी सिवल क़ुरआन मशग़लतुन, कुल्लुल उलूमी सिवल क़ुरआन मशग़लतुन, ये गालिबन इमाम शाफ़ी का कौल है कि हर चीज़ कुरान और सुन्नत के अलावा हर चीज़ इज़ जस्ट लाइक सेकेंडरी एंड टर्शरी, नथिंग एट ऑल। तो अगर वो शरीयत के अंदर वो नहीं है, तो ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौन सा ऐसा नॉलेज है जो अल्लाह ने अंबिया को नहीं दिया और उनके एक सिलसिले से चल रहा है, और वो पता नहीं क्या नॉलेज है जी, ये अपना इल्म है, छुपा हुआ इल्म है, उसको इल्म जिफर भी कहते हैं, इल्म जिफर भी उसी से मुताल्लिक है, उसकी बेसिस के ऊपर आप मतलब फ्यूचर को भी जान सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अगली बार, इंशाल्लाह टाइम नहीं, मैंने आपको दिखानी थी, उसके अंदर वो बंदा बाकायदा कहता है कि इल्म जिफर के ज़रिए सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये भी पता था कि क़यामत कब आनी है, ये भी आना, हालांकि कुरान डायरेक्टली उस चीज़ को निगेट कर रहा है। वो कहते हैं ये सारा एसोटेरिक नॉलेज है जो ख़वास के पास होता है, अवामुन नास के लिए नहीं है, तो अवामुन नास को बस शरीयत पढ़नी है, बस दैट्स इट। तो इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं ये भी बकवास और बोगस चीज़ है, ये भी फितना है शैतान का, और कुछ नहीं है। इंशाल्लाह विद दैट इंशाल्लाह वी कंक्लूड टुडेज़ सेशन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।